सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस पे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 85 तक हमने 2 पार्ट में पढ़ लिया है। 85 तक हमने कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट में। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 86 से पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, आप लोगों ने पिछले भी वीडियोस देखी हैं, पिछले सेमेस्टर्स में भी आपने पढ़ाई की है हमारे चैनल से, तो आपको पता होगा कि जो राजन सीरीज और पवन सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर सभी को मैंने पढ़ा लिखा के अपने हाथों से नोट्स बना के पूरा खत्म कर दिया है। तो आप सभी विषयों की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। 8 के 8 विषय आपके 4th सेमेस्टर के सभी की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेंगी। अच्छे से आप क्लासेस लीजिए, सभी को पढ़िए। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, 8 के 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए और पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, रजन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना ही होगा। और अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको हर एक विषय का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? आपको पता है कि वाक्य जहां पर खत्म होता है वहां पर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। लेकिन जहां पर थोड़ा सा ठहरना होता है वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका? अल्प विराम का। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद 16 में, फिर यहाँ पर भी 16 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, 4328 में दहाई वाली संख्या है 2, 3, 4 या फिर 8। दोस्तों 4, 3, 2, 8 यानी कि 4328 में तो यहाँ पर 8 हो गया इकाई, 2 हो गया दहाई, 3 हो गया सैकड़ा, 4 हो गया हजार। तो यहाँ पर 2 है दहाई की जगह पर। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। दहाई वाली संख्या पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा गया है तो उसे हम क्या कहते हैं? अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है पिछली वीडियोस में कि जब हम बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं तो वह होता है आरोही क्रम, लेकिन जब हम घटते हुए क्रम में जाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे यानी कि बढ़ी हुई संख्या से घटती हुई संख्या की तरफ जाएंगे तो वह होगा अवरोही। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही है। और आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा अवरोही का मतलब है जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5 घटते क्रम में। और आरोही का मतलब होता है 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में। तो अवरोही का मतलब घटते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। क्वेश्चन नंबर 89 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ट, ठ, ड, ढ यानी कि ये ट वर्ग में आता है। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, 13 संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो 13 है यह विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम होता है। अभी आपने देखा जैसे कि 10, 9, 8, 7, 5 इस तरीके से घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ब में देखिए 2, 5, 7, 9, 11 ये तो बढ़ते हुए क्रम में। ये क्या हो गया? ये हो गया आरोही। और हमें क्या चाहिए? अवरोही। तो यहाँ पर आप देखिए 11 के बाद फिर 9 दिया है, 11 से कम है 9, 9 से कम है 7, 7 से कम है 5 और 5 से कम है 2। तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? अवरोही क्रम में। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं। तो जो भाग की संक्रिया होती है उसमें आपको पता है भाज्य होता है, भाजक होता है और क्या होता है? इसके अलावा शेषफल भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए शेषफल भी होता है, भागफल भी होता है, भाजक और भाज्य और भाजक भी होते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण या उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण का मतलब हम जब किसी भी भाषा को बच्चों को सिखाते हैं, चाहे हम इंग्लिश को ही मान लें, तो इंग्लिश बच्चे को पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, इंग्लिश के ग्रामर का भी ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि बिना ग्रामर के बच्चे को पता नहीं होगा कि सिंगुलर मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें बच्चे को पता नहीं होंगी। तो इन सभी के बारे में हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो एक भाषा सिखाने के लिए उसका व्याकरण भी हमें सिखाना होगा, पढ़ना भी, लिखना भी, बोलना भी, सब सिखाना होगा। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। भाषिक अज्ञानता, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या उपयुक्त सभी। तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है उपयुक्त सभी, यानी कि लिपि का ज्ञान ना होना, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान और सही विराम चिन्हों का भी अभाव। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, 99 में दहाई है, तो 9 भी 9 इकाई 9 दहाई। तो यहाँ पर आप देखिए दहाई में भी 9 है, इकाई में भी 9 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन 9। क्वेश्चन नंबर 96 है, हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? हिंदी में टोटल स्वर होते हैं 11, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 है, मनुष्य के उच्चारोपयोगी अवयव हैं। उच्चारण काकल, कंठ, दंत, तो ये सभी, इन सभी से उच्चारण होता है, आपको पता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी क्या उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 है, ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन करते हैं हम ध्वनि विज्ञान में। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार, अवृत्ताकार, अ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? दोस्तों व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम निकलती है वे अल्प प्राण होते हैं, और जिनके उच्चारण में वायु अधिक लगती है वह महाप्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण कौन कौन से व्यंजन है, ट्रिक से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्लासेस में, आप लोग क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिए। 21 क्लास है टोटल आप लोगों के फर्स्ट पेपर की, और फर्स्ट क्लास में तो केवल मैंने सिलेबस बताया, तो अगर देखा जाए तो केवल और केवल 20 क्लास है आपको अटेंड करनी है, और आपका फर्स्ट पेपर पूरा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है 2 भागों में, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से पूछा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने अल्प प्राण और महाप्राण बताया है। बाकी आप लोग भी जानते हो, अगर सिंपली पूछेगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है उच्चारण की दृष्टि से, इसीलिए अल्प प्राण और महाप्राण होगा, और अल्प प्राण और महाप्राण में सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या उपरोक्त सभी से। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी से, क्योंकि ध्वनियों का उच्चारण इन सभी के सहयोग से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, या विस्मयादि बोधक का। दोस्तों जहां पर आश्चर्य प्रकट करना हो, हर्ष, शोक, उत्साह, वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरीके से होता है, आपको पता भी है। क्वेश्चन नंबर 103 है, नवग्रह में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या बहुव्रीहि समास। दोस्तों नवग्रह, यहाँ पर आप देखिए जहां पर भी संख्यावाचक शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही होगा, जैसे कि चौराहा, इसके अलावा नवरत्न, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, या रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन बा रामधारी सिंह दिनकर। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी।
क्वेश्चन नंबर 105 है चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि निबंध है और इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई, कबीरदास या रसखान। दोस्तों चिंतामणि जो निबंध है इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 106 है गोदान के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कबीरदास या रसखान। दोस्तों ये रचना है प्रेमचंद की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है देश विदेश में समास है। देश विदेश, दिन रात, राजा रानी, माता पिता, जहां पर भी बीच में इस तरीके का चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा, वहां पर होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, हास, शोक या फिर कोई नहीं। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा तद्भव है? एकल, आश्चर्य, अमृत या अंधेरा। तो एकल, आश्चर्य, अमृत ये सब तत्सम शब्द है। ऑप्शन द अंधेरा ये तद्भव शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुमति, विजयी, अवाज्ञा या प्रवेश। तो आज्ञा का समानार्थी शब्द है अनुमति, किसी से आज्ञा लेना या अनुमति लेना। क्वेश्चन नंबर 111 है 9 2 11 होना का क्या अर्थ है? भाग जाना, डर जाना, पालन करना या खराब करना। हम सभी को पता है कि 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या अर्थ है? अज्ञानी होना, बाह्य आडंबर, विशिष्टता या दिखाना। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब हुआ कि बाह्य आडंबर, यानी कि दिखने में तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि ऊंची दुकान तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बनाई गई है, लेकिन उसके जो पकवान है यानी कि जो उसमें बनने वाली मिठाइयां हैं उनमें स्वाद नहीं है, यानी कि फीके हैं, यानी कि केवल बाहरी दिखावा या बाह्य आडंबर। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है वायु का पर्यायवाची है हवा, पवन, अनिल, ये सब वायु के पर्यायवाची हैं। समीर, ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है तरड़ी पर्यायवाची है नौका का, नदी का, निडर का या नारी का। दोस्तों तरड़ी जब यहाँ पर अड़ा होगा तो ये तरड़ी होगा पर्यायवाची नौका का, और अगर इस तरीके से आपको कहीं लिखा हुआ मिला है तरड़ी तो ये सूर्य का पर्यायवाची। याद रखिएगा अगर छोटी ई की मात्रा होगी ड़ पे, अड़ा पे, तो ये सूर्य हो जाएगा इसका मतलब, और अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो नौका हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, याद रखिएगा। और तरनी का क्या पर्यायवाची है? नदी, नौका, दर्जा या दिन। तो नदी, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा तरणी माने नौका, तरणी तरणी माने सूर्य और तरनी माने नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 116 है भित्ति का पर्यायवाची है भित्ति, दिन, दीवार, दर्द या दुख। राइट आंसर है दीवार। भित्ति का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है? दीवार। और क्वेश्चन नंबर 117 है भीति का पर्यायवाची है भीति, डर, दीवार, डाकू या ठग। दोस्तों भीति का पर्यायवाची है डर, या डर का पर्यायवाची है भीति, और भित्ति दीवार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है तालाब का पर्यायवाची शब्द है तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन द जो है सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है जागरण का विलोम है निद्रा, जुड़ाना, धीमा या विनम्र। तो जागरण मतलब जागना, निद्रा मतलब सोना। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 120 है तिमिर का विलोम है। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। तो यहाँ पर आप देखिए तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्योति, अंधकार, दानव या मानव। ज्योति यानी कि दीपक, और ज्योति या दीपक जलने से क्या होता है? अंधेरा मिट जाता है। तो तिमिर का अंधेरे का पर्यायवाची ज्योति या दीपक। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दुष्कर, दुर्लभ, दृढ़ प्रतिज्ञा या द्रुतगामी। दोस्तों जो बहुत कठिनाई से मिलता है वह है दुर्लभ चीज। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है दुराग्रह, दुखद, दलाल या दशमीर। दोस्तों अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है दुराग्रह। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 123 है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि। तो पंचवटी, नवरत्न, नवग्रह, इन सभी में कौन सा समास होता है? द्विगु समास, जहां पर भी संख्यावाची शब्द पहले आते हैं। इसके अलावा चौराहा, तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, नायक में कौन सी संधि है? दोस्तों नायक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नय धन अकह, नायकह। तो यहाँ पर आप देखिए नायका, नय धन अकह, या नायक अगर होगा तो नय धन अक, नायक। तो इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है अयादि संधि, ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 125 है, पावक में कौन सी संधि है? तो पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पौ धन अकह, पावकह। तो यहाँ पर आप देखिए पावक लिखा है तो पौ धन अक, तो यहाँ पर इसमें कौन सी संधि है? नय धन अका नायका और पौ धन अका पावकह, इन दोनों में ही अयादि संधि है, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, यद्यपि संधि विच्छेद है, यद्यपि संधि विच्छेद किसका है? तो यदि धन अपि, तो ऑप्शन आ जो है यदि धन अपि ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है, तथैव में संधि है, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या अयाद संधि। दोस्तों संधि चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में मैंने संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आप वहां पर भी जाकर के पूरे संधियां पढ़ सकते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों को ही मैंने पढ़ाया है वहां पर, तो आप अच्छे से अपनी संधि के पूरे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। देखिए तथैव में कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या अयादि संधि। राइट आंसर है वृद्धि संधि, ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, पवन का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों पवन का संधि विच्छेद है पो धन अन, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, रविंद्र में संधि है। दोस्तों रविंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा रवि धन इंद्र, तो ये हो गया रविंद्र। तो यहाँ पर आप देखो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गई है, इस वजह से यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा, ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, देवेंद्र में कौन सी संधि? दोस्तों देवेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देव धन इंद्र होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, इको यण किस संधि का सूत्र है? इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है, आदि गुणः किस संधि का सूत्र है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या कोई। तो आदि गुणः, यहाँ पर भी देखिए गुण संधि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्साह है भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, क्रिया या कोई नहीं। तो उत्साह भाव होता है किसी भी व्यक्ति का, तो यह भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, करुणा है गुणवाचक संज्ञा, निपात, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं। दोस्तों करुणा भी व्यक्ति का भाव ही होता है, तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 135 है, दयनीय में प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे। आपको पता है कि प्रत्यय पीछे लगता है, तो दयनीय में कौन सा प्रत्यय है? य, ई, नीय, नीय या ईय। तो दयनीय में ईय प्रत्यय है, ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्र उपसर्ग से बना शब्द है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रश्न, प्रसन्न, प्रहार, तो ये सभी प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। इसके अलावा प्रचार भी प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, प्रतिमा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें पूछा है कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बा समीर ये है, अनिल ये भी है, वायु ये भी है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो अनल, अनल नहीं बल्कि अनिल है, याद रखिएगा अनिल होता है हवा का पर्यायवाची, अनल नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आ है, अनल। ये हवा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि क्या होता है, अनिल होता है। और बाकी समीर और वायु ये सब पर्यायवाची हैं हवा के। क्वेश्चन नंबर 138 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है?
अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि। तो कृष्ण सर्प मतलब काला सर्प। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है। सर्प कैसा है? काला है। इस वजह से यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। दोस्तों पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पर जब कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 140 तक आप लोगों ने आज कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, 8 के 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज, राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेस्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आपसे बताते रहिए। और 8 के 8 विषयों की लिंक भी आपको, 8 के 8 विषयों की यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस हैं आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। और जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं पवन सीरीज की सभी को देखते रहिएगा। जय हिंद।